बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। ड्रैगन, पूरी दुनिया में इस वक्त ड्रैगन ट्रेंड कर रहा है। देश के ताकतवर शख्स हों, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हों या अमेरिका के राष्ट्रपति हों या फिर चाहे दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क हों, सबकी टाइमलाइन पर एक ही शब्द है, क्रू 9। इस क्रू 9 को धरती पर लाया है ड्रैगन। ये ड्रैगन आखिर है क्या? इसी ड्रैगन में बैठकर सुनीता विलियम्स धरती पर वापस आई हैं। दरअसल ये ड्रैगन एक स्पेसक्राफ्ट है जिसे बनाया इलॉन मस्क की कंपनी ने है और इसे इस बार आजमाया है नासा ने। 286 दिनों के बाद इसने सुनीता विलियम्स को धरती पर लाकर दिखाया है। अगर आपने सुनीता विलियम्स की ये पूरी यात्रा देखी है और नहीं देखी है, देखी भी है तो समझी, अगर नहीं है आपने तो आप खुद देखिए, समझिए और अपने बच्चों को भी दिखाइए, क्योंकि आने वाली कई पीढ़ियां सुनीता विलियम्स को, उनकी अंतरिक्ष यात्रा को और इस ड्रैगन को याद रखेगी। Members of the Expedition 72 crew to take photographs. That was completed and the crew floated back into freedom. All hooks open. And undocking confirmed. As you can see on your screen right now, Nick, Sunny, Butch, and Alexander are using their screens to... And splashdown. Crew 9 back on Earth. Sunny Williams, big smile, big waves. सुनीता विलियम्स को 8 दिन में लौट आना था। उन्हें वापस आने में 286 दिन क्यों लगे? अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए अमेरिकी कर्नल और रूसी इंजीनियर को क्यों जाना पड़ा? सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए नासा को इलॉन मस्क के स्पेस एक्स की मदद क्यों लेनी पड़ी? क्या जो बाइडेन ने सुनीता विलियम्स की वापसी में अड़ंगा लगाया और डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द वापसी को सुनिश्चित किया? Next crew member here, that is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. She, like her other crew members, now will be assisted onto the mobility aid. There we have it, some waves, some thumbs up and some smiles. 19 करोड़ 52,89,857 किलोमीटर का सफर तय करके पूरी पृथ्वी के 4,576 चक्कर लगाकर पूरे 286 दिनों के बाद अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौट आए हैं। उन्हें लाने के लिए पिछले साल सितंबर में ही नासा के निक हेग और रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के एलेक्जेंडर गोर्बुनोव को भेजा गया था। इन दोनों की भी 11 करोड़ 67,64,215 किलोमीटर का सफर तय करके पृथ्वी के 2,736 चक्कर लगाकर अंतरिक्ष में 171 दिन गुजारकर धरती पर वापसी हो गई है। NASA astronaut Nick Hague. Looks like we're getting some अमेरिकी cheers स्पेस and एजेंसी clapping नासा के इस मिशन से दुनिया को बड़े बड़े सबक मिले हैं। Slid down the little ramp. पहला सबक तो यह है कि अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, टीम वर्क ही सब कुछ होता है। अकेला तो नासा भी इनकी वापसी सुनिश्चित नहीं कर पाया। उसने भी वापसी के लिए इलॉन मस्क के स्पेसएक्स की मदद ली। अकेले तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर भी वापस नहीं आ पाए। उनकी मदद के लिए भी एक अमेरिकी कर्नल और एक रूसी इंजीनियर को जाना पड़ा। Some smiles, thumbs up and a wave. और इसी टीम वर्क का नतीजा है कि चारों एस्ट्रोनॉट धरती पर सुरक्षित लौट आए हैं। लेकिन यह पूरा मिशन हॉलीवुड की किसी साइफाई यानी कि साइंटिफिक फिक्शन फिल्म जैसा है, लेकिन इसमें फिक्शन बिल्कुल नहीं है। पूरी की पूरी रियल स्टोरी है जिसमें टेंशन है, बहादुरी है, साइंस है, टेक्निक है, पेशेंस है और इंसान की क्षमताओं की पूरी परीक्षा है। Elation and cheers there from Butch Wilmore. पूरी कहानी शुरू होती है पिछले साल 5 जून से, जब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। दोनों एस्ट्रोनॉट्स नासा के बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट का हिस्सा थे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 6 जून को स्पेस स्टेशन में पहुंचे। उनका मिशन सिर्फ 8 दिन का था, जिसमें उन्हें स्पेस स्टेशन पर कुछ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने थे। बोइंग के इसी स्पेसक्राफ्ट से उन्हें वापस भी आना था, लेकिन उसमें कुछ खराबी आ गई और दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही फंसे रह गए।
You know, the thing I think back of this whole time frame is how really resilient Butch and Sunny were the whole time. I mean, they launched on what was going to be a short test flight with the crew flight test vehicle with Boeing. And then they moved very quickly into station increment operations, and they became seamlessly part of the International Space Station. And they did that because they're experienced astronauts, and we had prepared, right? We had flown gloves for them to do spacewalks, and we had flown a lot of components for them. So I think that shows the adaptability of crew members. Do something different every single day. नासा ने दोनों को वहीं रुकने का आदेश दिया और उन्हें रिसर्च के लिए कुछ असाइनमेंट दिए, जिसके बाद नासा ने अगस्त में तय किया कि उन्हें स्पेस में ले जाने वाला स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को धरती पर वापस बुलाया जाएगा। और फिर नासा ने 29 सितंबर 2024 को स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से 2 और एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजे। इनमें एक अमेरिकी थे, निक हेग, और दूसरे थे रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के एलेक्जेंडर गोर्बुनोव। तब से ये चारों एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में ही थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बहुत सी रिसर्च और नई खोजें कर रहे थे। उनके बारे में आपको आगे डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि सुनीता विलियम्स और उनके क्रू का धरती पर वापसी का यह सफर कैसे संभव हुआ। असल में सुनीता विलियम्स और उनके क्रू की वापसी अमेरिका में एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ है। ट्रंप ने अपने इलेक्शन से ही इसे एक बड़ा इशू बनाया हुआ है। ट्रंप लगातार ये आरोप लगाते हैं कि जो बाइडेन ने सुनीता विलियम्स के क्रू की अंतरिक्ष से वापसी में देरी की, इसीलिए उनका ये एक इलेक्शन प्रॉमिस भी था। यही वजह है कि जैसे ही नासा का ये क्रू टचडाउन हुआ, तुरंत व्हाइट हाउस की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट आई, लिखा प्रॉमिस मेड, प्रॉमिस केप्ट, यानी कि जो वादा किया था वो पूरा किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने 9 महीने से स्पेस में फंसे एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने का वादा किया था, वो आज पूरा हुआ। इसके साथ ही एलॉन मस्क, स्पेसएक्स और नासा का भी शुक्रिया कहा गया। जवाब में एलॉन मस्क ने भी ट्रंप का शुक्रिया किया, लिखा कि इस मिशन को प्राथमिकता पर रखने के लिए धन्यवाद। असल में जिस ड्रैगन कैप्सूल पर इस क्रू की वापसी हुई है, वो एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का है, और एलॉन मस्क अमेरिका की सरकार में डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी हैं, डॉज के हेड हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क को शुक्रिया कहा। अब मस्क का एक पॉलिटिकल बयान भी आया है। मस्क का कहना है कि उन्होंने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को तय समय से पहले घर वापस लाने में मदद की पेशकश की थी, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने इसे अस्वीकार कर दिया। एक इंटरव्यू में मस्क ने कहा है कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स को राजनीतिक कारणों से स्पेस स्टेशन में छोड़ दिया गया, जो अच्छा नहीं है। लेकिन इसकी एक टेक्निकल वजह भी है। असल में स्पेसएक्स के पास अभी 4 ड्रैगन कैप्सूल हैं, एंडिवर, रेजिलियंस, एंड्योरेंस और फ्रीडम। 5वें कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। क्रू 9 के रिप्लेसमेंट के लिए क्रू 10 को भेजा जाना था। क्रू 10 के लिए इसी 5वें ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हो रही देरी के कारण नासा ने क्रू 10 मिशन को फरवरी से मार्च के अंत तक टाल दिया। हालांकि बाद में नासा ने क्रू 9 को वापस लाने में हो रही देरी को देखते हुए क्रू 10 के लिए पुराने ड्रैगन फ्रीडम कैप्सूल के ही इस्तेमाल का फैसला किया। fact that they flew up on the Boeing vehicle and home on SpaceX, this is a lesson learned for NASA too, such that when we do have Boeing and SpaceX both flying on a regular basis, we need to be able to do the opposite too. If we come up on a SpaceX vehicle and have a problem, to be bringing people home on a Boeing vehicle. इसी के बाद 15 मार्च 2025 को स्पेसएक्स ने 4 एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्रू 10 मिशन लॉन्च किया। 16 मार्च को ये एस्ट्रोनॉट आईएसएस पहुंचे। उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जब नया क्रू इन्हें रिप्लेस करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचा था। इसके बाद तय हुआ कि सुनीता विलियम्स और उनके क्रू की वापसी की जाएगी। ये वो तस्वीरें हैं जब सुनीता विलियम्स और उनका क्रू पृथ्वी की उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। आप देख सकते हैं कि तीनों एस्ट्रोनॉट अपनी अपनी सीट पर तैयार हैं उड़ान भरने के लिए, और आखिरी मिनट में रूस के एस्ट्रोनॉट कुछ चेक कर रहे हैं। इसके बाद अनडॉकिंग शुरू हुई। ये आप जो देख रहे हैं, यही वो स्पेसक्राफ्ट है जिसमें बैठकर चारों एस्ट्रोनॉट धरती पर वापस लौटे हैं।
यह स्पेसएक्स का विशेष एयरक्राफ्ट कैप्सूल है जिसे ड्रैगन कहते हैं। ड्रैगन के इस कैप्सूल का नाम फ्रीडम है। फ्रीडम यानी कि आजादी। सुनीता विलियम्स और उनके क्रू की आजादी की शुरुआत यहीं से हुई। धीरे धीरे करके यह अलग होना शुरू हुआ और फिर इसने पृथ्वी की तरफ उड़ान भरी। ये चारों एस्ट्रोनॉट मंगलवार यानी कि 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे। स्पेसक्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस हो गया था। इसीलिए आपको यह बाहर से जला हुआ भी दिख रहा है। अगर इस दौरान कोई छोटी सी भी तकनीकी गड़बड़ होती तो यह स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से जल सकता था। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा, यानी यान से संपर्क नहीं रहा। ड्रैगन कैप्सूल के अलग होने से लेकर समुद्र में लैंडिंग तक करीब 17 घंटे लगे। 18 मार्च को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8:35 पर स्पेसक्राफ्ट का हैच यानी कि दरवाजा बंद हुआ था। सुबह 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से अलग हुआ था और 19 मार्च को रात 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया गया। इससे स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई और सुबह 3:27 पर स्प्लैश डाउन यानी कि समंदर में ये उतरा। इस दौरान क्रू मेंबर्स के सुरक्षित होने की पूरी लाइव फीड लगातार नासा के सेंटर को मिल रही थी। वो देख पा रहे थे कि चारों क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं, बस उनकी धरती पर वापसी का इंतजार हो रहा था। तभी आसमान में यह ड्रैगन कैप्सूल दिखना शुरू हुआ। लगातार ड्रैगन कैप्सूल फ्रीडम पृथ्वी के करीब आता जा रहा था, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। हालांकि सब कुछ ठीक था। अंदर चारों क्रू मेंबर्स बैठे हुए थे, अपनी सांसें रोके हुए। आप देख सकते हैं कि कितनी तेज इसकी स्पीड थी। तभी स्पीड को कम करने के लिए पैराशूट खुले। तुरंत तालियां बजने लगी। ये तालियां नासा के सेंटर से उन लोगों की थी जो इसे लाइव देख रहे थे। पहले 2 पैराशूट खुले, फिर जब ये ड्रैगन कैप्सूल थोड़ा और नीचे आया तो 2 और पैराशूट खुले और फिर चारों पैराशूट के साथ धीमी गति से ड्रैगन कैप्सूल मैक्सिको की खाड़ी में समंदर की तरफ आने लगा। इसे फ्लोरिडा में टेलाहासी के पास समंदर से टकराना था और जैसे ही वो स्प्लैश डाउन हुआ यानी कि समंदर से टकराया, तालियां बजने लगी। ये ड्रैगन फ्रीडम लगातार पानी में तैर रहा था। बस कुछ ही देर बाद उसके पास रेस्क्यू टीम पहुंचने वाली थी। थोड़ी देर के बाद रिकवरी वेसल इस ड्रैगन फ्रीडम कैप्सूल के पास पहुंचा। सामने ड्रैगन कैप्सूल दिख रहा था। सबसे पहले जो पैराशूट थे उन्हें काटा गया ताकि उनकी वजह से राहत में कोई दिक्कत न हो। और फिर सबसे पहले एक बोट पहुंची और बोट से रेस्क्यू टीम के सदस्य इस कैप्सूल के ऊपर चढ़े ताकि वो इसकी जांच कर सके। पहले यह जांचा गया कि इस ड्रैगन कैप्सूल को कितना नुकसान पहुंचा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। इसीलिए थोड़ा सा वेट किया गया। पूरी तरह से जांच की गई। इसी दौरान बहुत शानदार तस्वीरें ये दिखी कि वहीं पर समंदर में कुछ डॉल्फिन्स भी आ गईं, जैसे कि वो इस क्रू 9 का स्वागत कर रही हों। फिर इस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को रिकवरी वेसल के पास लाया गया। बस इसी वेसल के ऊपर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को लेकर आना था और यहीं पर एस्ट्रोनॉट को बाहर निकाला जाना था। थोड़ी देर के बाद हाइड्रोलिक आर्म की मदद से ड्रैगन फ्रीडम को रिकवरी वेसल पर रखा गया। सुरक्षित लैंडिंग के बाद इसे साफ पानी से धोया गया, क्योंकि वो समंदर में लैंड हुआ था। उस पर समंदर का खारा पानी भी था, इसीलिए उसे साफ किया गया ताकि कोई टॉक्सिक यानी कि जहरीला पदार्थ न लगा हो। और फिर हुआ हैच ओपन, यानी कि इस ड्रैगन वेसल के दरवाजे खोले गए। तुरंत नासा का रिकवरी क्रू ड्रैगन फ्रीडम के अंदर गया। देखा गया कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ये जल तो नहीं गया है, कोई बहुत ज्यादा डैमेज तो नहीं है। तस्वीरों में दिख सकता है कि ये कितना जल गया था। तभी अंदर से क्रू 9 के दर्शन हुए। पहली बार धरती पर वापस लौटने के बाद ये दिखे हाथ हिलाते हुए, और फिर एक एक करके क्रू मेंबर्स को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले नासा के एस्ट्रोनॉट निक हेग को निकाला गया, जो क्रू 9 के कमांडर थे। दूसरे नंबर पर रूसी स्पेस एजेंसी के अलेक्जेंडर को बाहर निकाला गया। उन्होंने जो स्पेस सूट पहना हुआ था उस पर अपने देश रूस का झंडा भी लगाकर रखा था। और फिर तीसरे नंबर पर निकाली गई सुनीता विलियम्स, जो पूरे 286 दिनों के बाद धरती पर लौटी।
उन्होंने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। और फिर सबसे आखिर में निकले बुच विल्मोर, वो भी सुनीता विलियम्स के साथ 286 दिनों से स्पेस में फंसे हुए थे और इस तरह से नासा का ये क्रू 9 सकुशल धरती पर लौटा। Parachutes performed well. The whole system worked just as planned. The crew's doing great. You know, they'll spend a little time on the recovery ship getting checked out, making sure that they're healthy and ready to go, and then eventually they'll make their way back to Houston. Again, I want to congratulate the entire NASA Commercial Crew Program, the SpaceX team. You know, in many ways, if I step back to last year, this has been 9 months in the making, and I couldn't be prouder of our team's versatility, our team's ability to adapt, and really build for the future of human spaceflight and looking at different ways to do business. क्रू 9 को लाने के लिए जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था, उसका नाम था फ्रीडम। यही पहले भी नासा के स्पेसएक्स क्रू 4, एक्सियोम मिशन 2 और एक्सियोम मिशन 3 को भी लेकर आया था। अब इस ड्रैगन एयरक्राफ्ट को वापस फ्लोरिडा लाया जाएगा, जहां उसका पूरा निरीक्षण होगा। स्पेसएक्स की फैसिलिटी केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन में उसकी फिर से प्रोसेसिंग की जाएगी, पूरी जांच होगी, उसके डेटा और परफॉर्मेंस का एनालिसिस होगा और फिर उसे दूसरी फ्लाइट के लिए तैयार किया जाएगा। सुनीता विलियम्स की वापसी पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। खासतौर पर भारत में भी लोग बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। शायद प्रधानमंत्री मोदी भी सुनीता विलियम्स की वापसी की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि सुनीता विलियम्स के रूट्स गुजरात से हैं। उनके पिता एक गुजराती हैं। इसीलिए मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते ही लिखा कि अर्थ मिस्ड यू, यानी कि धरती ने आपको मिस किया। सुनीता विलियम्स का नाम लेते हुए मोदी सपनों की, इंसान की ताकत की, उसकी क्षमता की बात करते हैं और उन्हें शुक्रिया कहते हैं। सुनीता विलियम्स ने स्पेस में बहुत से रिकॉर्ड भी बनाए हैं। उनके नाम पर ढेर से रिकॉर्ड भी हो गए हैं। इस मिशन के दौरान सुनीता विलियम्स ने 2 स्पेस वॉक भी की। सुनीता विलियम्स के नाम अब एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। यह रिकॉर्ड है किसी फीमेल एस्ट्रोनॉट द्वारा सबसे ज्यादा स्पेस वॉक टाइम का। सुनीता विलियम्स ने स्पेस स्टेशन के बाहर अब तक कुल 62 घंटे 6 मिनट की वॉक की है, जो ऑल टाइम स्पेस वॉक ड्यूरेशन लिस्ट में चौथे नंबर पर है। सुनीता विलियम्स ने अब तक अपनी 3 स्पेस फ्लाइट्स पूरी की हैं और कुल 608 दिन स्पेस में गुजारे हैं, जबकि विल्मोर ने अपनी 3 फ्लाइट्स में 464 दिन स्पेस में गुजारे हैं। रूसी एस्ट्रोनॉट गोर्बुनोव के लिए यह स्पेस का पहला मिशन था। हेग ने अब तक 2 स्पेस मिशन पूरे किए हैं और कुल 374 दिन स्पेस में गुजारे हैं। Taking advantage of one vehicle to launch a crew and then bring back the crew in a different vehicle. Weekend was culminated today with the landing of Crew 9. We Dragon splashed down at about 5:57 p.m. off the coast of Tallahassee. That's our first commercial crew program landing at Tallahassee. We've had a couple cargo flights land there. And now it's great to have Crew 9 and the Freedom capsule back home, and its 4th flight is now in the history books. Of course, we're overjoyed. I watched every crew member come out of the vehicle today. Post-landing, it was great to watch Nick, Sonny, Butch, and Alexander come out of Dragon and smile and wave as they came out of the vehicle. ऐसा नहीं था कि ये क्रू 9 महीने से स्पेस में फंसा हुआ था तो ये वहां कुछ नहीं कर रहे थे। सुनीता विलियम्स और उनके साथी वहां भी लगातार काम कर रहे थे। वैज्ञानिक खोजें कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अंतरिक्ष को नई तरह से परिभाषित कर रहे थे। नासा के इस क्रू ने 150 विभिन्न तरीकों के वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं। चारों ने मिलकर 900 घंटे की रिसर्च की है। यह भी रिसर्च की है कि स्पेस स्टेशन में क्या कोई पौधा ग्रोथ करता है या नहीं, उसकी क्वालिटी कैसे रहती है। यह स्पेस स्टेशन की तस्वीर है जहां यह पौधा उग रहा है। देखा जा रहा है कि क्या पौधे उग सकते हैं या नहीं, उनकी ग्रोथ पर क्या असर पड़ सकता है। क्रू 9 की यह फ्लाइट नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा थी और बहुत जल्द ही नासा एक और लंबी अवधि का वैज्ञानिक खोज का प्रोग्राम शुरू करेगा। नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का लक्ष्य स्पेस स्टेशन और पृथ्वी के लो ऑर्बिट से सुरक्षित, कम खर्चीला और भरोसेमंद ट्रांसपोर्टेशन करना है। नासा भविष्य में ऐसे ही चांद और मंगल ग्रह पर मानव मिशन भेजना चाहता है ताकि वहां भी ऐसे ही वैज्ञानिक प्रयोग कर सकें। और नासा के भविष्य के ऐसे कार्यक्रमों के लिए क्रू 9 जैसे प्रोग्राम बहुत प्रभावी हैं, जिनसे नासा को बहुत मदद मिलती है। इसीलिए तो सुनीता विलियम्स और उनके साथी वैज्ञानिकों की यह अंतरिक्ष यात्रा व्यर्थ नहीं जा रही है, विज्ञान के बहुत काम आने वाली है।
उत्तराखंड में मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। 15 दिन से मदरसों पर एक्शन हो रहा है। मदरसों पर ताले लगाए जा रहे हैं। देहरादून में तो सबसे ज्यादा 43 मदरसे सील कर दिए गए। उत्तराखंड सरकार के पास ऐसे 230 मदरसों की लिस्ट है जहां एक्शन होना है। मदरसों के अंदर हो क्या रहा है, मदरसों के भीतर क्या चल रहा है। एक नहीं, दो नहीं, 40 से ज्यादा मदरसे सील कर दिए गए। एक दिन में 2-2, 3-3 मदरसे सील किए जा रहे हैं। मदरसे सील करने के लिए एसडीएम रैंक, एसपी रैंक के अधिकारी पहुंच रहे हैं। लंबी चौड़ी फौज पहुंच रही है। मौलाना मदरसा छोड़कर भाग रहे हैं। एक राज्य में मदरसे बंद होंगे या कम से कम 10 राज्यों में मदरसे बंद होंगे, मुस्लिमों के बीच इसको लेकर एक नई बात शुरू हो गई है। इस बात में सच्चाई कितनी है, इस रिपोर्ट में देखिए। सितारगंज का मदरसा जामिया इस्लामिया सेंटर, सितारगंज का जिनातुल कुरान मदरसा, सितारगंज का मदरसा मरकज मिनाज उस साले, पौड़ी के ग्रास्टनगंज की मस्जिद में चल रहा है मदरसा। खटीमा में इस्लाम नगर मदरसा, विकास नगर में हरबर्टपुर जामी मस्जिद मते इस्लामी, उत्तराखंड में मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। उत्तराखंड के 13 जिलों में से 5 जिले में मदरसे हैं, जिसमें से कुछ खास मदरसों को सरकार सील कर रही है। देहरादून में सबसे ज्यादा 43 मदरसे सील किए गए हैं। सितारगंज, पौड़ी, काशीपुर, खटीमा, विकास नगर, हरबर्टपुर, सहसपुर में दर्जनों मदरसों पर सील लगा दी गई, जिसमें सितारगंज में 17 मदरसे सील कर दिए गए। पौड़ी में 1 मदरसा सील किया गया। काशीपुर में 12 मदरसों पर सरकार ने सील लगा दी। खटीमा में 7 मदरसे सील कर दिए गए। विकास नगर में 9 मदरसों पर ताला डाल दिया गया। हरबर्टपुर में 10 मदरसों पर सील लगा दी गई। 12 मदरसे सहसपुर में सील कर दिए गए। उत्तराखंड सरकार के पास 230 से ज्यादा मदरसों की लिस्ट है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसको बंद कर दिया जाएगा। अब सवाल है कि क्यों 230 से ज्यादा मदरसों पर धामी सरकार की टेढ़ी नजर है? इसका जवाब है, ये सभी मदरसे अवैध हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। उत्तराखंड सरकार का नियम है कि जो भी मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, उसका राज्य में कोई वजूद नहीं है। ऐसे मदरसे किसी सूरत में चल नहीं सकते। उत्तराखंड सरकार जो अवैध है, ऐसे सभी मदरसों को सील कर रही है। जिनके मदरसे सील किए जा रहे हैं, वो मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। मुस्लिम वोट की सियासत करने वाली पार्टियां इसे और हवा दे रही हैं। लेकिन सच क्या है? पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां सितारगंज के मदरसा जामिया इस्लामिया सेंटर की तरफ जा रही हैं। पुलिस अफसरों का अमला है। एसडीएम और प्रशासन के अफसर जा रहे हैं। कोतवाली में सैकड़ों पुलिस वालों को बुलाया गया। फिर यहां से एसडीएम खटीमा के सुपरविजन में सितारगंज के जामिया इस्लामिया सेंटर अफसर पहुंचे। ये पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। विवाद की आशंका को देखते हुए पुलिस भारी फोर्स के साथ पहुंची थी। हैरानी की बात यह है कि जब वहां पहुंचे तो मदरसे के नाम पर घर के 2 कमरे मिले। इन्हीं 2 कमरों में जामिया इस्लामिया सेंटर नाम का मदरसा चल रहा था। एसडीएम ने जब पूछा कि नाम मदरसे का है, बच्चे कहां हैं, तो बताया गया कि रमजान की छुट्टी में बच्चे घर गए हैं। क्या यहाँ मदरसा चल रहा था? क्या बच्चे? नहीं मदरसा नहीं चल रहा था। आपने जो बोला ट्यूशन, वो ट्यूशन पढ़ा रहा ट्यूशन, और कुछ नहीं है। जो सरकारी नहीं, जो कायदा और कुरान है, पारा, वो पढ़ाए जा रहे थे या क्या? हिंदी सभी पढ़ा रहे थे। अभी क्या कर रही है जो टीम आई है, वो क्या कह रही है आपसे? वो आप ताले लगवा रहे हो, क्या होगा? हाँ, कोई बात नहीं है। जो तुम चाह रहे वो हो जाएगा। सब लोग चाह रहे हैं, हमारे अपनी तो है सब। कोई बात नहीं है। अभी तो जो मदरसा था वो ट्यूशन सेंटर बन गया।
फिर एसडीएम ने जामिया इस्लामिया सेंटर चलाने वालों से मदरसे का रजिस्ट्रेशन मांगा तो मदरसा संचालक रजिस्ट्रेशन पेपर नहीं दे पाए। इसके बाद प्रशासन ने जामिया इस्लामिया सेंटर को सील कर दिया। तो सितारगंज में मदरसों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, अवैध मदरसे, प्रशासन की टीम और ये जो जामिया इस्लामिया कोचिंग सेंटर, इसको सील कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। और यहाँ देखिए कि सीलिंग की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। पहले प्रशासन ने जांच की इस मदरसे की, या जो भी चलाया जा रहा था, उसके बाद 2 ये कमरे हैं, दोनों को सीलिंग की जो कार्रवाई है यहाँ पर की जा रही है, ताकि दोबारा से यहाँ इस तरह की जो पढ़ाई है बगैर प्रशासन की जानकारी के वो यहाँ ना हो। और एसडीएम के साथ साथ तहसीलदार भी यहाँ पर मौजूद है, तो थोड़ा उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह की चीजें। सर, क्या पाया आपने, आप यहाँ आए थे, क्या चीजें हैं? देखिए, सितारगंज में जो अवैध रूप से मदरसे संचालित हो रहे थे, जिनका कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में पंजीकरण नहीं था, उनको सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। और खुद संचालक ने, जो हम यहाँ पर आए हैं अभी, तो खुद संचालक ने एडमिट किया है कि यहाँ पर मदरसा संचालित हो रहा था। वर्तमान में अभी क्योंकि रमजान का महीना तो ये संचालित नहीं हो रहा है, लिहाजा हम अपंजीकृत होने के कारण और अवैध रूप से संचालित होने के कारण इसको हम अग्रिम आदेशों तक सील कर रहे हैं। अभी आपने, क्योंकि आप खटीमा के एसडीएम भी है, कितने तकरीबन खटीमा में आपने कार्रवाई की है और यहाँ कितने तकरीबन करने जा रहे हैं? देखिए, खटीमा में हमारे 9 मदरसे अवैध रूप से संचालित होते, जिसमें हमने 5 को सीलिंग की कार्रवाई की थी और 4 अन्य जो कि किसी धार्मिक स्थल में, मस्जिद में स्थित थे, तो उनको हमने नोटिस सस्पा किया था। तो कुल मिलाकर 9 मदरसों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। यहाँ हमारे द्वारा 17 अवैध रूप से मदरसों के चिन्हीकरण किया गया, उनके खिलाफ हम आज कार्रवाई कर रहे हैं। ये सवाल जायज है। अगर मदरसे को लेकर एक नियम बना है, बावजूद इसके मदरसे नियम फॉलो नहीं कर रहे, तभी तो एक्शन हो रहा है। बात सिर्फ मदरसों की नहीं, हर उस संस्थान पर होनी चाहिए जो इलीगल तरीके से चल रहे हैं। जिन लोगों को अवैध मदरसों पर एक्शन से आपत्ति हो रही है, वो ये भूल जा रहे हैं कि इसी उत्तराखंड में 467 मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो बिना किसी रुकावट के चल रहे हैं। ये सितारगंज का जिनातुल कुरान मदरसा है, इसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। प्रशासन की टीम ने यहां भी बस यही पूछा कि क्या मदरसे का रजिस्ट्रेशन है, अगर है तो कॉपी दिखाएं, एक्शन नहीं होगा। लेकिन इन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मदरसा जीनतुल कुरान में मजहबी तालीम दी जाती है। 2015-16 के बाद मस्जिद के सामान रखने के लिए जगह बनाई गई। धीरे धीरे इसे मदरसा बना दिया गया, मौलवी को रख दिया गया। ये कोचिंग सेंटर है सर, और कोचिंग सेंटर में हम कोचिंग देते हैं बच्चों को जो स्कूल के बाद पढ़ने आते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बाद जो है जो तालीम हासिल करने आते हैं, 1-1.5 घंटा वहाँ कोचिंग देते हैं। और बाकी मदरसा नहीं है, सिर्फ कोचिंग सेंटर है। हाँ, दीनी तालीम के बच्चे स्कूल के बाद जो सिबारे कायदे पढ़ते हैं, अमूमन हमारे घरों में सीखते हैं कुरान पढ़ना, सिर्फ वही सिखा रहे हैं। पहले बात तो हमने ये 7-8 महीने हो गए पहले बंद कर चुके हैं इस चीज़ को, और हम ये सोचा कि चलो पंजीकरण कराने के बाद में इंशाल्लाह इस मदरसे को खोला जाएगा। हैरानी इस बात की है कि अब तक मदरसा चल रहा था, जब सील लगाने की बात आई तो कोचिंग की कहानी सुनाने लगे। सवाल तो यह है कि जब मंशा ठीक थी तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई? यहां भी वही हुआ, रजिस्ट्रेशन के कागज मांगे गए, लेकिन कागज नहीं मिला तो प्रशासन ने सील कर दिया। मदरसे पर सील लग रही है, सितारगंज में हड़कंप मचा हुआ है। छतों से लोग मदरसों पर एक्शन को देख रहे थे। गलियां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से भरी थी। कुछ ही दूर पर मदरसा मरकज मिनाज उस साले के बारे में भी प्रशासन को रिपोर्ट मिली थी। ये भी अवैध है, लेकिन मदरसे के नाम पर कई सालों से चल रहा है। यहां तो मदरसे के बाहर बाकायदा एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर मदरसे का नाम भी लिखा हुआ है, मदरसा मरकज मिनाज उस साले। नाम मदरसा है लेकिन एक घर में चल रहा है। जब वहां अफसर पहुंचे तो बताया गया कि मदरसा रमजान की वजह से बंद है। यह मदरसा 2005 से 2011 तक चला, उसके बाद नहीं चल रहा है। उसके बाद बच्चे नहीं स्कूल जा रहे हैं बच्चे, ये बंद पड़ा है। तो यहाँ क्या हो रहा था फिर? कुछ नहीं, इमाम साहब रहते हैं इसमें। देख रहा हूँ ये टाट वगैरह तो बिछी हुई है, चटाई भी तो वो रहते हैं यहाँ पर। कभी कभी हम मोहल्ले के लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। नहीं आते बच्चे यहाँ पे। अगर बच्चे आते होते तो सामान रखा हुआ है वो पता नहीं चल रहा है। यहाँ सिर्फ इमाम साहब रहते हैं, उनके लिए चारपाई बिछी भी है ना, बस दिख रही है वो। और सामान में इतनी धूल जमी हुई है, पता चल रहा है क्या जिसपे ये सामान देख लें आप, पता चल रहा है क्या कोई भी बच्चा आता है आपको लग रहा है क्या? पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे नहीं पढ़ाए जाते, खाली मस्जिद की संपत्ति है। घर किसका है? मस्जिद की संपत्ति है ये। अच्छा। हाँ, उसी को मस्जिद का ही सामान यहाँ पर रखा जाता है। ये देखिए आप,
ये लास्ट आखिरत के टाइम का है, ये जनाजे चारपाई, और ये फ्रीजर है, वो फ्रीजर है, वो मस्जिद का जनरेटर है, ये बस सिर्फ मस्जिद का सामान है। यहां भी मदरसे के रजिस्ट्रेशन का कागज मांगा गया तो कहा गया कि मदरसा संचालक दिल्ली में है, लिहाजा प्रशासन की टीम ने मदरसे के संचालक से फोन पर भी बात की। बताया कि मदरसे का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी से कराया हुआ है। जब कागज मांगा गया तो ये भी कागज नहीं दिखा पाए, लिहाजा इसे भी सील कर दिया गया। उत्तराखंड के सितारगंज में लगातार अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। एक और मदरसे पर यहां सील लगाने का जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है, जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। इस मदरसे का नाम है मरकज मिनहाजुस सालेहात और यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है इसका। और उसके बाद प्रशासन की टीम यहाँ पर आई। हालांकि जो लोग हैं उनकी तरफ से कहा गया कि उनके पास मदरसा बोर्ड का तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन दूसरे रजिस्ट्रेशन की वो बात कर रहे थे सोसाइटी के, उस पर प्रशासन की तरफ से कहा गया कि आप मदरसा बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराइए, तब तक इसको सील किया जा रहा है। तो सील की जो कार्रवाई है इस मदरसे पर भी की जा रही है। आज तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो मदरसे हैं इसी तरह से उनको सील किया गया है, जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। प्रशासन ये कह रहा है कि जो मदरसा बोर्ड से यहाँ रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि जो मदरसा बोर्ड से रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं है उनके खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई की जा रही है। हालांकि रमजान का महीना चल रहा है, ज्यादातर जो मदरसे हैं उनमें जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं वो नहीं है, क्योंकि अक्सर छुट्टी होती है मदरसों में रमजान के महीने में। लेकिन प्रशासन की जो कार्रवाई है वो की जा रही है और इस मदरसे पर भी जो सितारगंज में मौजूद है इस पर भी देखिए सील लगाने का कार्यक्रम यहाँ पर जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं हो रही थी, ऐसा नहीं है जैसे आप कह रहे हैं अभी रमजान चल रहे तो इसलिए छुट्टी नहीं थी। बहुत पहले से बनता है, जब सरकार ने आदेश दिए थे तो उसी समय से बंद कर दिए गए थे मदरसे। जिस तरीके जहाँ तक की इसकी परमिशन थी वहां तक की यहाँ पढ़ाई हुई, सब 2015 तक ही हुई है, उसके बाद बंद कर दिया गया है। 40-50 बच्चे थे, ज्यादा नहीं। प्रशासन ने ये कहा है जैसे ये सील कर दिया गया उन्होंने कि अब जो हमने डॉक्यूमेंट्स दिखा, जहाँ तक के हमारे पेपर थे इनके मदरसे के, वहां तक के अनुसार उन्होंने कहा कि यहाँ तक आपका मदरसा था। अब ये जैसे लोग कह रहे हैं कि मदरसा नहीं था, हमने की मदरसा है, लेकिन 2011 से 15 तक के बीच था, उस बीच नहीं था। लेकिन वो कह रहे हैं कोई नहीं, आप कागज दिखा दीजिए हमारे, कोई नहीं, अब ये मदरसा खोल देंगे। अब जो हमारा पेपर इकट्ठा करके हम कोर्ट के देंगे, सर को दिखाएंगे। सील कर दिया, हाँ सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने मदरसों को लेकर नियम बनाया है। इस नियम के तहत उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसके अलावा मदरसों में शिक्षा की नियमावली है। मदरसे को फाइनेंस का रिकॉर्ड नहीं होता है। बच्चों की सुरक्षा के हिसाब से मदरसे होने चाहिए। मदरसा बोर्ड के पैमाने पर टीचर्स नहीं होते। ये जो मदरसा बोर्ड से हमारे मान्यता प्राप्त जो मदरसे रन करते हैं उनमें एक सेट पैटर्न में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है बच्चों को। तो इसमें ना इनका कोई एजुकेशन का कोई करिकुलम फॉलो करते हैं, ना ही इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी होती है, और ना ही इनका कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड ये मेंटेन करते हैं, और ना ही कोई डेली रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि शिक्षकों की क्या इनका मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या बच्चों को क्या ये तालीम दे रहे हैं। तो उनका कोई भी इनका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, लिहाजा ये अवैध रूप होते हैं। इनको हम अवैध मदरसे मानते हैं और उनकी सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। दुख की बात इसी की तो है कि मदरसे ये कहीं पे भी अपने कमरों में ही रन कर जा रहे हैं। ना उनके पास प्रॉपर लाइटिंग की फैसिलिटीज है, ना बेंचेस हैं, ना चेयर्स हैं, और ना बुक्स का कोई वो सेट पैटर्न है। तो इसीलिए लिहाज से इनको सीलिंग करने की कार्रवाई की जा रही है। विडंबना यह है कि अवैध मदरसों पर एक्शन पर तो मुस्लिम मोहल्ले में हल्ला मच गया है, नाराजगी देखी जा रही है। नियम की कोई बात नहीं कर रहा है। इस एक्शन पर मौलाना विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो तकरीबन 600 के तादाद में ग्रांट पर हैं मदरसे, उन्हें सरकारी सहायता मिलती है, लेकिन उत्तराखंड में सिर्फ एक मदरसा है, वो भी यूपी के जमाने से। तो मदरसा कोई भी अवैध नहीं है, कोई फर्जी नहीं है। रह गई मान्यता की, तो मैं 2018 में चेयरमैन था, 180 मदरसों की मान्यता मैंने की थी, और जिनके कागजात कम थे हमने उस वक्त कहा था कि आप मदरसे वालों से कि आप अपने कागजात पूरे करें, मान्यता हो जाएगी। लेकिन उसके बाद से फिर कोई मान्यता नहीं हुई, तकरीबन 6 साल का अर्सा हो रहा है। सवाल ये नहीं है, हम भी बिल्कुल इस के कायल हैं और हम मोतरफ हैं इस बात के कि बहुत साफ सुथरा और शफाफ मामला होना चाहिए।